Hello everyone, welcome back to Auto AS Academy YouTube channel. So here we are in our roundup series जो हमने स्पेसिफिकली स्टार्ट की है HCS प्रीलिम्स के लिए एंड उसमें अभी हम रिवाइज कर रहे हैं अपनी इंडियन पॉलिटी. सो वी हैव कंप्लीटेड द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रियम्बल चैप्टर. सो आज और सिटीजनशिप हमारा हो गया. सो रोज हम पर्टिकुलरली जो भी किसी चैप्टर को लेके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे दैट वी विल कवर एंड विद दैट उसके साथ आपको इवनिंग में मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ताकि यू कैन जस्ट सी कि आपकी तैयारी किस लेवल में एंड आर यू एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस और नॉट. तो अगर आप यहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं उसके बाद अगर आपको रिवीजन के लिए पर्टिकुलर लेक्चर की जो डेली लेक्चर आएगा उसके आपको पीडीएफ चाहिए. सो यू हैव टू गो टू द ऑटो एस अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए. उसके अंदर आपको मिलेगा HCS प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का फोल्डर एंड उसके बाद उसमें है फ्री रिसोर्स मटेरियल जिसमें राउंड अप सीरीज में जितने अभी तक हम पॉलिटी को लेके जितने भी हम अभी लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी जिसको आप रिविजन के लिए बार बार यूज कर सकते हैं ताकि आपके सारे फैक्ट्स रिवाइज होते रहें. सो ऑटो एस अकेडमी आपको डाउनलोड कीजिए एंड हैव दैट पर्टिकुलर पीडीएफ फॉर द रिपीटेटिव रिविजन्स. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फंडामेंटल राइट्स. जो इसकी बेसिक्स है व्हाट इज द फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल अभी तक यू ऑल आर क्लियर विद दैट. हियर वी आर टू डिस्कस ओनली द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर. ओके सो द अभी आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है सो दिस इज द बेसिक आइडिया फॉर द जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे पास एप्लीकेबल हैं. ठीक है, तो अगर बात की जाएगी फंडामेंटल राइट्स की तो इट इज मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल नंबर है 12 से लेके 35 तक. सो बेसिकली नाउ वी विल आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशन राइट्स एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सो ये सब चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे विद द फर्दर जब हम इनको डिटेल में करेंगे आर्टिकल वाइज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो पहला जो हमारा आर्टिकल है व्हेन इट कम्स टू द फंडामेंटल राइट तो हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट वी यूज फॉर कि स्टेट हमारे ऊपर कोई भी गलत पावर ना यूज कर सके कोई लॉ. तो हमारे पास क्या पावर्स है, तो बेसिकली जो आर्टिकल नंबर 12 जो पहला आर्टिकल है हमारे फंडामेंटल राइट्स का वो एक्सप्लेन करता है कि स्टेट है क्या, व्हाट इज स्टेट. तो स्टेट के अंदर अगर आपको मैं नॉर्मली भी क्वेश्चन पूछूं तो यू नो दैट इज द पार्लियामेंट है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेकिन उनके सिवाय क्या. ठीक है, तो पार्लियामेंट दैट इज हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब है. देन द स्टेट सेम स्टेट के केस में बट विद दैट प्लस लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज जो हमारे गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करती हैं दैट शुड बी द गवर्नमेंट ऑथराइज्ड थिंग. सो ये चार चीजें हैं विच विल कंप्राइज जो हमारे स्टेट को फॉर्म करता है. ठीक है, नेक्स्ट देन वन क्वेश्चन इज कि हमने लेजिस्लेचर पढ़ा, एग्जीक्यूटिव पढ़ा, देन व्हाट अबाउट द जुडिशरी, क्या जुडिशरी स्टेट के अंडर आएगा. सो यस, व्हेन इट कम्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जब हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे एक्सेप्ट जस्टिस, जजमेंट की बात नहीं, जब सिर्फ उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात जो बाकी वहां पे काम होते हैं जब उसके ऊपर बात की जाएगी तो फॉर श्योर जो ये है दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टेट. क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो हमारी जुडिशरी दैट कम्स अंडर द स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 13 इज द जुडिशियल रिव्यू. सो व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, सिंपल सी बात समझिए कि एक ये वॉल है जो हमने यहाँ पे लिखा है स्टेट कुछ लॉ पास करेगी, हमारे कुछ राइट्स हैं, तो अगर स्टेट को कोई लॉ पास करना उस पर्टिकुलर चीज़ को फिल्टर करके आना पड़ेगा. मतलब कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट हमारे राइट्स को अपने लॉज के द्वारा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती है. ठीक है, सो दैट इज द थिंग ऑफ द जुडिशियल रिव्यू कि हाँ जुडिशरी इस चीज़ को देखेगी कि कोई भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट के साथ तो गलत नहीं हो रहा है. Here comes the some doctrines. पहली डॉक्ट्रिन है सेवरेबिलिटी. इसको याद रखिएगा, सेपरेबिलिटी से मान लीजिए कोई लॉ आया उसमें 5 प्रोविजंस हैं, 5 में से 3 सही हैं, 2 कुछ नहीं सही है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, हम उन पर्टिकुलर 3 लॉज के साथ उस लॉ को पास कर देंगे और ये जो 2 लॉ है इनको हम हटा देंगे. ठीक है, सो वी विल सेपरेट द पर्टिकुलर प्रोविजंस फ्रॉम द पर्टिकुलर लॉ जो हमारे काम के नहीं है या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. एक्लिप्स का मतलब शेडो. ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से कि मान लीजिए कोई लॉ आया, ठीक है, वो हमारे फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो हम उस लॉ को हटाएंगे नहीं बट वी विल उसको थोड़ा साइड में रख देंगे ताकि हो सकता है इन फ्यूचर वो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट ही पिक्चर में ना रहे. जैसे कि हमें पता है आज के टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी पिक्चर में नहीं है, इट इज़ नॉट आवर फंडामेंटल राइट. तो जब ऐसा कोई और फंडामेंटल राइट के साथ हो, किसी प्रोविजन के साथ हो, तो उस टाइम पे वो पर्टिकुलर लॉ पिक्चर में आ जाए और उसकी वैलिडिटी हो जाए. ठीक है जी.
नेक्स्ट इज हमारा मीनिंग ऑफ लॉज। लॉज के अंदर क्या क्या आता है, लॉज, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंसेस। सो लॉज के अंदर जो हम बोल रहे हैं लॉ आए तो आप किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉज जो बोल रहा है 13 क्लॉज 3। सो हमने 3 चीज़ें पढ़ी, जुडिशियल रिव्यू पढ़ी, सेपरेबिलिटी पढ़ी, ये सब चीज़ें। तो दैट ये सब चीज़ें अभी कहाँ आ रही हैं, हमारे आर्टिकल नंबर 13 के अंडर। नेक्स्ट इज हमें एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कैन अमेंडमेंट्स, कौन सी अमेंडमेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है क्या वो लॉ के अंडर आएंगी। तो शंकरी प्रसाद केस ने कहा कि जी नहीं आएंगी। कब आया था ईयर याद रखिएगा, दैट इज 1951। गोलकनाथ केस ने कहा कि हाँ जी आएगा, चैलेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने बोला 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई 1971 में, उन्होंने कहा कि नहीं जी अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर चीज को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिर आया केशवानंदा भारती केस 1973 में आया, जिसमें बोला है कि कैन नॉट बी चैलेंज। लेकिन आपको भी पता है व्हेन एवर इट कम्स टू द केशवानंदा भारती केस, तो उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम पढ़ते हैं बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इस पर्टिकुलर केस में यही बोला गया कि अमेंडमेंट को आप तब चैलेंज कर सकते हैं अगर आपका बेसिक फीचर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ कोई भी अगर गड़बड़ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ हमारे मेन आर्टिकल्स हम देखेंगे। सो द पहला आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 14 से 18 की बात करेंगे, विच इज राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्या देगा तो जब राइट टू इक्वलिटी की बात आएगी तो उसमें हम पढ़ते हैं 2 कंसेप्ट्स, एक तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड नेक्स्ट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ को हम बोलते हैं नेगेटिव कंसेप्ट, मतलब इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपको सबको इक्वली ही आपको ट्रीट करना है। लेकिन जब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात आती है, इट इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट। तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक लेवल है, ठीक है, आपको सबको यहाँ तक पहुँचाना है, तो कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, अगर इसको यहाँ पे लाना है और इसको यहाँ पे लाना है, अगर आप इसके लिए किसी चीज़ पे कुछ सेक्शंस के ऊपर अगर डिस्क्रिमिनेशन कर भी रहे हैं ताकि आगे जाके फेयर कंपटीशन हो, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को राइट टू इक्वलिटी, दैट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये पॉजिटिव कंसेप्ट है एंड दिस इज द नेगेटिव कंसेप्ट। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। बट व्हेन इट कम्स टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो हमें पता है, अभी तक यू ऑल नो बिकॉज इट्स अ रिविजन सीरीज की गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये सब इसमें एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विद आर्टिकल 15। आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, सो ये है हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी, एंड यहाँ पे हमने कुछ रिलीजन्स की बात की गई है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। ठीक है, सो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, किस किस पे जो ग्राउंड्स दिए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इट्स नॉट अकेला कि आप रिलीजन के बेस में, आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो प्रोविजंस है इनके ऊपर आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो वैलिड है, जो हमने लेवल वाली बात समझी वही बात। ठीक है, तो किसके लिए, विमेन के लिए कर सकते हैं, चिल्ड्रन के लिए या बैकवर्ड क्लासेस है इनके लिए आप कर सकते हो। बेसिकली से विमेन के लिए पंचायत में आपके पास रिजर्वेशन है, चिल्ड्रन के लिए आपने फ्री एजुकेशन रखी है, SC ST को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपने रिजर्वेशंस दिए हैं। सो दीज आर द थिंग्स, जैसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप इसको बोल सकते हैं, बट यू कांट से कि नहीं, बिकॉज आप कभी भी याद रखिएगा ये लेवल वाली बात कि एक लेवल तक पहुंचाने के लिए ताकि फेयर कंपटीशन किया जाए, उस चीज़ को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 16 जो बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो देखिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, देन डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। ठीक है, आप इन सब चीज़ों पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप नहीं कर सकते हैं। बट द थिंग इज इसमें भी कभी कभी एक्सेप्शन आ जाता है, जैसे कि रेजिडेंस, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आप यहाँ के डोमिसाइल होने चाहिए किसी पर्टिकुलर जॉब में या उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ये पावर है। ठीक है, कौन लेगा, लेकिन इसकी पावर भी पार्लियामेंट के पास ही है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राउंड अदर देन 6 आर अलाउड, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बोलें कि मेरे पास फंडामेंटल राइट है, मैं कोई भी जॉब परस्यू कर सकता हूँ, बट इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर तो एटलीस्ट यू शुड बी अ MBBS। ऐसा नहीं है कि मेरे पास फंडामेंटल राइट है कि आपने इंजीनियर, नाउ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, नहीं, ऐसा नहीं है। सो बेसिक सम क्राइटेरियाज व्हिच आर नीडेड, जैसे कि कोई फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो सकता है, क्वालिफिकेशंस हो सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकता है। आप जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे IAS बनाओ क्योंकि मेरे पास फंडामेंटल राइट नहीं, उसके लिए आपको UPSC का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। स्टेट के लिए आपको स्टेट का HCS का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। सो दैट आर द बेसिक थिंग्स विच आर टू बी क्वालिफाइड फॉर पर्टिकुलर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नाउ देयर इज द पर्टिकुलर थिंग, जब हम पढ़ते हैं कास्ट के रिलेटेड एक कमीशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ मंडल कमीशन। तो इसका बोलने का जो बेसिस था वो ये था पहले कि कोई एक ऐसा हो सकता है, ये डायग्राम ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर कोई भी आप एक सेक्टर ऐसे रख लो या आप कोई जॉब रख लो जिसमें एक क्लास तो बहुत मेजोरिटी में, लेकिन कोई कास्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा लेस रिप्रेजेंटेशन, बहुत कम नंबर में है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को एटलीस्ट इतना करने के लिए अगर आप कोई रिजर्वेशन देते हैं, दैट इज ओके। सो
पहले ही देखो मंडल कमीशन कब आया था हमारा 1979 में। इसने ये बोला था कि 27% आप रिजर्वेशन दिए किसको, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, लेकिन एक और चीज़ बोली थी कि ST SC OBC इन सबका रिजर्वेशन मिला के भी 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दैट आर द थिंग्स विच केम इन द मंडल कमीशन। एक और चीज़, रिलीजन के बेस पे आप कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मस्जिद है या गुरुद्वारा है, ठीक है, तो उसका हेड उस पर्टिकुलर रिलीजन से ही होना चाहिए। सो दैट कैन बी डन बिकॉज उस पर्टिकुलर चीज़ की ऑथेंटिसिटी, उस चीज़ का नॉलेज जो जिसको प्रॉपर होगा वो उसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करेगा। तो दिस कैन बी डन फॉर द पर्टिकुलर ऑफिस इन द रिलीजियस इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 17 जो है हमारा एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, दिस इज एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट राइट का मतलब इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हमने अभी तक जो आर्टिकल्स पढ़े सब ने हमने कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी, कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, कहाँ पे आप ऑफिस रिजर्व कर सकते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ी। बट व्हेन इट कम्स टू द अनटचेबिलिटी आपको ये कंप्लीटली प्रोहिबिट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द पनिशेबल ऑफेंस। आप किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन पे आप छुआछूत अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे जो अनटचेबिलिटी के लिए आपको पनिशमेंट है दैट कम्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। इट इज जस्ट डन, उनका नाम चेंज हुआ है, पहले इसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, देन 76 में ये हुआ, देन इट कम्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। नाउ नेक्स्ट इज द आर्टिकल नंबर 18 जो बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के ऊपर, कि जो स्टेट है उनको पर्टिकुलर कुछ टाइटल्स नहीं देने चाहिए, दैट इज ओनली एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री। मतलब PhD है तो आपको डॉक्टर मिल जाएगा, आपने MBBS कर ली देन यू विल बी अ डॉक्टर, ठीक है। मिलिट्री के अंदर आप कर्नल पढ़ते हैं, मेजर पढ़ते हैं, ओनली दैट। बोलने का मतलब ये जो पहले हमारे हेरिडिटरी टाइटल्स चलते थे, राय बहादुर, खान बहादुर, नाउ दे कैन नॉट बी डन। प्लस आप हमारे जो सिटीजन्स हैं इंडिया के वो भी कोई फॉरेन कंट्री से या फॉरेन स्टेट से कोई भी आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले परमिशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, सेम एज या कोई फॉरेन ऑफिशियल हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहा है, कुछ गवर्नमेंट के रिलेटेड कुछ भी कुछ चल रहा है, तो अगर वो इंडिया में रिजाइड कर रहा है तो उसको उस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए या उस पर्टिकुलर टाइटल के लिए भी प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, ये कुछ आर्टिकल्स और हैं जो टाइटल्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली आज के टाइम पे चलते हैं, वो भी अलाउड है। जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण जो हमारे अवार्ड्स हैं उनके साथ हम ये चीज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट वाज ऑल अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। नाउ इट इज द राइट टू फ्रीडम जो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 से 22 में। सो दिस इज द पर्टिकुलर टेबल। इसमें देखो आर्टिकल 19 में हम 6 तरह के फ्रीडम्स की बात करते हैं। 20 इज रिलेटेड टू द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आपको अरेस्ट कर लिया उसके बाद भी क्या आपके पास कोई राइट्स हैं या नहीं। 21 इज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। सो वी विल स्टडी इन डिटेल व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 19। तो देखो इसमें आती हैं ये पर्टिकुलरली फ्रीडम्स। तो पहले जो फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट द थिंग एक्सेप्शन हर जगह यही आएगी कि नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, सोवरेनिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप कभी भी पीसफुली असेंबल कर सकते हैं लेकिन आपके पास हथियार नहीं हो चाहिए। इट शुड बी इन ए वेरी पीसफुल मैनर। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एसोसिएशन और यूनियन बनाना आपकी फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइजेशन लेना इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया के अंदर कहीं पे भी जा सकते हैं, दैट कम्स द आर्टिकल 19 के अंडर। लेकिन अगर बात की जाएगी कि अगर आपको इंडिया के बाहर जाना है तो आपके पास किस आर्टिकल में यू दैट्स अ फंडामेंटल राइट, सो तब आता है आपका आर्टिकल नंबर 21। इनसाइड इंडिया इट इज 19, आउटसाइड इंडिया इट इज 21, ठीक है जी। नेक्स्ट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं पे भी जाके रोक सकते हैं। देयर आर एक्सेप्शंस रिलेटेड टू, जैसे इनर लाइन परमिट एरिया हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, जो भी ट्राइबल एरियाज हो वहाँ के अलग एक्सेप्शंस है, बट द अदर थिंग्स बाकी जो आप लोग रह सकते हैं दैट इज अलाउड अंडर द फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट इज omitted by 44 क्या था, इट वॉज द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। यही वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से भी हटाया था। सो दिस इज द थिंग। तो ये एक फ्रीडम थी जो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से हटा दी गई थी। सो लास्ट इज टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, बट अगेन ये हमारी पब्लिक हेल्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी हजार्डस समथिंग, हजार्डस आपको पता है जो हमारे केमिकल्स आते हैं जो वो गवर्नमेंट के पास पावर है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको बोलेंगे फंडामेंटल राइट और आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर ले, इट शुड नॉट अफेक्ट एनी अदर इंडिविजुअल।
नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मान लीजिए आपको एक सजा हो चुकी है, यू आर आपको कोर्ट ने बोल दिया कि यू आर क्रिमिनल, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें आपके पास राइट्स हैं विच आर योर फंडामेंटल राइट्स। तो नो एक्सपोज फैक्टो लॉ बोलने का मतलब आज की तारीख में अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसके ऊपर जो सज़ा मिलेगी, जो आज प्रिस्क्राइब्ड है वही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद कोई नया लॉ आ गया, कोई सज़ा में चेंज हो गया तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ सज़ा दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो आज क्राइम है उसकी जो आज सज़ा लिखी गई है वही सज़ा आप लेंगे। नो डबल जेओपार्डी, एक क्राइम के लिए आपको एक ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज एक सज़ा दे दी, उसका 6 में जब आपकी पूरी होगी उसको बोला नहीं तुझे दोबारा सज़ा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। सो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको अगर अपने खिलाफ कुछ नहीं बोलना तो आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता है। अदरवाइज ऑल्सो मान लो आपने पुलिस के टॉर्चर में आके बोल दिया और अगर आपने जुडिशरी कोर्ट में आके उस चीज़ को मना कर दिया तो भी वो चीज़ वैलिड नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 20 लाइज इन द फैक्ट दैट ये थी आर्टिकल जो 20 है वो हमारा इमरजेंसी के ऊपर भी, जब 359 आर्टिकल के अंडर इमरजेंसी लगी उस टाइम पे भी ये नहीं हटाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 21, यू ऑल नो दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जब लाइफ की बात आती है इट इज़ नॉट कि आपको सिर्फ एक एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं, बट यू शुड बी अ लाइफ विद अ डिग्निटी। आपके पास प्रॉपर डिग्निटी होनी चाहिए, उसके बाद आप तो ये हमें कौन देता है, हमारा आर्टिकल नंबर 21। हेयर इज द वन कंसेप्ट, पहला जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी लॉ जब आता है आप उसको चेक कीजिए क्या उसको पास करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया या नहीं किया गया, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जो लेना देना है वो सिर्फ उसके प्रोसीजर को चेक करने तक का ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है, ये बोलता है कि अगर प्रोसीजर फॉलो हो गया है उसके बाद जो इसके प्रोविजंस हैं क्या वो पब्लिक के लिए सही हैं, उनको कोई राइट को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं, दे आर करेक्ट और नॉट, ये जो आप चेक करेंगे दैट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। डोंट गेट कंफ्यूज, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, पर्टिकुलर लॉ के पास करने में जो आपको प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था क्या आपने वो फॉलो किया या नहीं किया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज समथिंग कि हाँ जी अब वो जनता के लिए सही है या नहीं है। नेक्स्ट इज राइट टू प्रिवेसी, भी आपको पता है केस ध्यान रखिएगा, दैट इज केस पुत्तस्वामी केस जो 2017 में आया था जिसने राइट टू प्रिवेसी को भी आर्टिकल 21 के अंडर इंक्लूड किया था, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर केस फॉर द राइट टू प्रिवेसी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21A। अब ए आया तो कोई ना कोई अमेंडमेंट होगी, तो वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है हमारी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, उसमें 3 चीजें हुई थी। जो पहली चीज जो हुई थी, एक नया फंडामेंटल राइट इंक्लूड हुआ था जिसको बोलते हैं 21A। उसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हुई थी, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया था कि देखो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी की जब बात आएगी तो इट इज 6 to 14 ईयर्स के एज के लिए। तो 21A फंडामेंटल राइट में बोला कि एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपलसरी करो और फ्री करो। फंडामेंटल ड्यूटी में बोला कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि इस पर्टिकुलर एज के बच्चे पढ़ें, उनकी केयर पे हो। एंड जो आर्टिकल 45 जो DPSP था उसको अमेंड किया गया और इसमें जो मेंशन किया गया दैट वाज द अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है 0 से 6 साल के बच्चों के लिए। So that is the thing which you have to take care about the article 21A, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 22। अब ये बात करती है प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि आपको डिटेंशन होगी, सब कुछ हो गया। नाउ व्हाट इज द प्यूनिटिव डिटेंशन? इसका मतलब कि क्राइम कमिट हो चुका है और वो प्रूव भी हो चुका है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज समथिंग कि किसी को कुछ खबर मिली, इंफॉर्मेशन मिली पुलिस को कि हाँ जी ये जो पर्टिकुलर इंसान है मे बी इन फ्यूचर ये आपको लिए हार्मफुल हो सकता है। सो तब दोनों के केस में आपको कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। सो पहला है प्यूनिटिव डिटेंशन। इसमें क्या आपके लिए अगर कोई प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब आपने क्राइम किया, आपको पुलिस ले गई है एंड उसके बाद अब आपको सिंपल सी बात, प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब क्राइम हो चुका है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्राइम होने से बचाने के लिए अगर आपको कोई पुलिस आपको हिरासत में ले लेती है तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। सो प्यूनिटिव डिटेंशन इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। आप किसी लीगल प्रैक्टिशनर मतलब किसी लॉयर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट को आपकी डिटेंशन को साइन करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको अंदर रखा जा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट ने 24 घंटे के अंदर अंदर साइन नहीं किया तो आपको पुलिस को आपको छोड़ना पड़ेगा। सो दैट आर द थिंग्स विच आर द प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन यही है कि आपको इलीगल एक्ट होने से बचा रहे हैं, सो दैट इज थिंग। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सिर्फ मैक्सिमम आप कर सकते हैं 3 महीने के लिए आप डिटेंशन कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आपको एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। एडवाइजरी बोर्ड में कौन होगा? हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है।
अगर हाई कोर्ट के जजेस ने बोला कि हाँ जी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डिटेंशन को, तो आप उस पर्टिकुलर इंसान को 3 महीने के बाद भी अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज द थिंग, लेकिन अगर आपको एडवाइजरी बोर्ड की भी बात नहीं माननी है, उनको आपको पिक्चर में नहीं लाना है, तो जो लॉ पावर है दैट इज द पार्लियामेंट, वो बिना एडवाइजरी बोर्ड को कंसल्ट करके आपको ऑर्डर्स दे सकती है कि हाँ जी आप पर्टिकुलर इंसान की जो डिटेंशन है उसको आप अभी के लिए कंटिन्यू रखें। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। तो 23 इज रिलेटेड टू द जो एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमन बींग्स को मिलके सारा लिखा गया है, और 24 इज पर्टिकुलरली अबाउट द चिल्ड्रन। ठीक है। तो हम जब बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या एक्सप्लॉयटेशन होगा, दैट इज द ट्रैफिकिंग हो गया। ठीक है, जो हम सेल परचेज करते हैं ह्यूमंस का, उसके बाद हमारा बेगार हो गया एंड फोर्स लेबर हो गया। बेगार मतलब कि आपने किसी से कोई काम करा एंड यू आर नॉट पेइंग फॉर द थिंग। फोर्स लेबर आपने उसको जबरदस्ती बोला कि यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क। व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 24, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस की बात की गई है कि आप बच्चों को किसी पर्टिकुलर चीज में नहीं डाल सकते हैं जबरदस्ती। ठीक है, जो नॉर्मल जैसे हम देखते हैं कि सीरियल्स में बच्चे आ रहे हैं, दैट इज ओके, दैट्स अ हेल्दी थिंग, बट कई हजार्डस काम में या उन सब चीजों में आप बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। दैट इज देयर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 24। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो पहला आर्टिकल है 25, दैट इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। कंसाइंस का मतलब मेरी मर्जी, मेरा मन, मुझे कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करना है। मुझे कोई जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि नहीं आपको ये पर्टिकुलर रिलीजन ही प्रैक्टिस करना है। प्रोफेस, उसकी जो प्रैक्टिस है मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। ठीक है, वही चीज़ प्रैक्टिस, आप कोई प्रोफेस उसके बारे में आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं जो उसकी प्रैक्टिस हैं। प्रोपगेट कर सकते हैं, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए जैसे इस्कॉन का आप देखते हैं कि नॉर्मली बहुत जगह हमें लोग मिलते हैं इस्कॉन के जो संकीर्तन करते हैं एंड दे यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द गीता भी। ठीक है, सो दे आर नॉट हार्मिंग एनीवन, वो आप लोगों को जबरदस्ती नहीं करें, बट आपसे कोई जबरदस्ती किसी रिलीजन को नहीं मनवा सकता है। वो अपने आइडियाज दे सकता है, उस पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बता सकते हैं, बट आपसे कोई जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि आपको ये पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करना ही करना है। देन आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, आपको जो भी पर्टिकुलर रिलीजन की जब बात आएगी, जैसे कि ये पढ़िए, मान लीजिए कोई 4-5 लोग हैं, इस पर्टिकुलर को आप समझिए, आर के आश्रम को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, रामकृष्ण मिशन को, सॉरी, ठीक है, रामकृष्ण मिशन को आप ध्यान रखिए। तो उसमें बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ लोगों ने मिलकर कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू किया। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलरली नाम रखा एंड इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया गया। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जब किसी प्रिंसिपल्स को मानते हैं, बट द थिंग इज एक्सेप्शन हर चीज में यही आएगी, इट शुड नॉट हार्म एनीवन। ठीक है, तो आप उस चीज को ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, यू हैव द राइट, उसका एक डिस्टिंक्ट नेम रख सकते हैं। 927 इज टैक्सेशन को लेके आप किसी भी रिलीजियस उसमें आप टैक्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है जी, ना गवर्नमेंट फेवर कर सकती है पर्टिकुलर रिलीजन को, हम जी आपसे टैक्स लेंगे और आपसे टैक्स नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज आर्टिकल 28, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब किसी कौन से इंस्टीट्यूट में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किस हद तक दी जा सकती हैं, दैट इज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो जो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो स्टेट पूरा का पूरा ओन करता होगा, ठीक है, तो दैट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, तो उसमें आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट स्टेट करे लेकिन एस्टैब्लिश किसी और ने किया, तो कुछ हद तक परमिट है, इसमें परमिटेड है, लेकिन जो बाकी दो हैं उनमें वॉलंटरी बेसिस में जो वहाँ के पार्ट हैं लोग, उनकी मर्जी उस बेसिस पे आप दे सकते हैं। कौन कौन से हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर परमिटेड, और रिसीविंग एड, या तो स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है या स्टेट की तरफ से आपको एड आ रहा है, तो वॉलंटरी बेसिस पे आप उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशनल एंड कल्चर राइट, जो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 29 और 30 में। आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, तो सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैं, माइनॉरिटी किसको बोला जाएगा। अगर हम पंजाब का एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे पंजाबी ज़्यादा नंबर में हो सकता है, बुद्धिज्म जो फॉलो करते हैं, ठीक है, वो कम नंबर में हो, सो दे विल बी अ रिलीजियस माइनॉरिटी। लेकिन सेम एज हो सकता है जब हम बात करें साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे पंजाबी बोलने वाले लोग कम है, तो पंजाबीज विल बी अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, आई थिंक दिस विल बी हाइडेड। तो अगर मान लीजिए कोई साउथ इंडिया का स्टेट है, वहाँ पे पंजाबी बोलने वाले इतने से लोग हैं, तो हम उसको बोल देंगे दे आर अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लेकिन पंजाब में रह के हम ये नहीं बोल सकते कि पंजाबीज आर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, वहाँ पे कोई बुद्धिज्म फॉलो करने वाले, तो दो वर्ड्स है, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये दोनों मैंशनड है, बट दे आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि हाँ जी क्या रिलीजियस माइनॉरिटी है और क्या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। ठीक है, सो बेसिकली उन्हीं के लिए है कि आर्टिकल जो 29, इट्स नॉट कि सिर्फ माइनॉरिटी में जो लोग हैं वो कंजर्व कर सकते हैं, जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो भी इस पर्टिकुलर चीज़ को कंजर्व कर सकते हैं, किसको, अपने कल्चर को, अपने कुछ प्रैक्टिसेस को
ठीक है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मतलब लेकिन ध्यान रखिएगा आर्टिकल जो 29 है ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जब बात आएगी आर्टिकल नंबर 30 की, इट इज ओनली फॉर माइनॉरिटी कि आप लोग सिर्फ जो माइनॉरिटीज़ में हमारे सेक्शंस होंगे सिर्फ वही लोग अपने इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। किस लिए? अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक में हो चाहे रिलीजियस में हो, ये सेक्शंस जो हैं ये कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी माइनॉरिटी की जो चीज़ें कल्चर को बचाने के लिए एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 32 जिसको हम बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोलने का मतलब ये फंडामेंटल राइट आपको जितना मर्जी दे जाए, अगर आपको आपके पास उसके लिए कोई लीगल वो है ही नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर वो इन्फोर्सेबल ही नहीं, आप कोर्ट ही नहीं जा सकते हैं, सो कोई मतलब ही नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, चाहे वो आप कितना भी अच्छा बना लीजिए। तो आर्टिकल 32 आपको वही देता, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो उसमें हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट जाता है 32 आर्टिकल, हाई कोर्ट जाता है 226 आर्टिकल। बोलने का मतलब अगर आपका राइट वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो आप डायरेक्टली ना हाई कोर्ट ना सबऑर्डिनेट कोर्ट, आप डायरेक्टली आपके पास ये फंडामेंटल राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट के लिए इंसाफ पाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट को वो केस सुनना ही सुनना पड़ेगा। इसके साथ आती है सुप्रीम कोर्ट हमें कुछ रिट्स इशू करता है, बट ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू कर सकता है दैट इज ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट प्लस अदर चीज़ों में भी रिट इशू कर सकता है। व्हाट इज रिट? सो ये है हमारे पास पर्टिकुलर रिट्स। तो टाइप ऑफ रिट्स देखिए, आर्टिकल नंबर हमने पढ़ लिया, मेंडेमस, क्वो वारंटो, हेबियस कॉर्पस, सर्चुरारी एंड प्रोहिबिशन। इन चीज़ों को आपको याद रखने के लिए अगर आप ये वर्ड्स याद रख लेंगे कि मेंडेमस का मतलब है वीक कमांड, हेबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, सर्चुरारी इज टू बी इन्फॉर्म्ड, प्रोहिबिशन इज टू फॉरबिड, क्वो वारंटो इज बाय व्हाट अथॉरिटी और द वारंट। अगर आप ये चीज़ें भी याद रख लेते हैं तो आप इन पर्टिकुलर रिट्स को कभी भी नहीं भूलेंगे इफ़ यू आर द क्लियर विद द कंसेप्ट, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस का बेसिक मतलब होता है कि आप जिसके खिलाफ आपको रिट चाहिए उस पर्टिकुलर इंसान को ही आप यहाँ पे लेके आइए। मेंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड, हम किसी पब्लिक ऑफिशियल को, ठीक है, या कोई लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को हम बोलते हैं कि आप ये काम कीजिए। देन क्वो वारंटो इज बाय व्हाट अथॉरिटी, मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिस है जो उसके लिए एलिजिबिलिटीज थी उन कंडीशंस को बिना फुलफिल किए अगर कोई उस ऑफिस में बैठता है देन यू कैन इशू द क्वो वारंटो कि हाँ जी किस अथॉरिटी से आप इस पर्टिकुलर ऑफिस को हेड कर रहे हैं। देन प्रोहिबिशन टू फॉरबिड मतलब कोई कोर्ट या कुछ अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाके अगर कोई फैसला ले रहा है, जजमेंट ले रहा है या काम कर रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं। एंड सर्चुरारी टू बी इन्फॉर्म, वही ज्यूरिडिक्शन का, बट दोनों किस किस में होंगी? द थिंग इज दोनों आर फॉर द जुडिशरी, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 33, ये बोलता है पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमिन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स आर कन्फर्ड बाय दिस पार्ट शैल इन देयर एप्लीकेशन टू। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जैसे कि हमारी सर्विसेज है, आर्मी, नेवी, ये सब चीज़ें हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए, सोवरेनिटी ऑफ द इंडिया को रखने के लिए हम इन पर्टिकुलर लोग इस जॉब में जाते हैं, चाहे वो आर्मी हो गया, एयरफोर्स, इनकी कुछ फंडामेंटल राइट्स पे रोक लगा सकते हैं। वो कौन लगा सकता है? पहले याद रखिएगा पार्लियामेंट, और ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल नंबर 33 इसमें बात करता है कि हाँ जी आपको रोक लगा जा सकती है। मान लिया कोई आर्मी, इसमें ये नहीं कि आर्मी के ऑफिसर्स जो वहाँ पे बाकी लोग भी होते हैं, कुक्स होते हैं, बाबर्स होते हैं, उनके ऊपर भी आपका कोई फंडामेंटल राइट आप एब्रोगेट कर सकते हैं। ये अपने आप इसमें मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 34, ये बात करता है प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन द फोर्स इन मैनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मार्शल लॉ का मतलब है आर्मी का रूल। जब भी आर्मी का रूल आएगा तो उस टाइम पे सबके सब फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, हट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। और उस टाइम पे सिर्फ एक ही रिट इशू हो सकती है, दैट इज द हेबियस कॉर्पस। बाकी प्रोहिबिशन, सर्चुरारी, क्वो वारंटो ये कुछ भी पिक्चर में नहीं रहेगा। सो दैट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर 34। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 35, ये बात करता है पावर्स द पार्लियामेंट। हमने बोला कि जब ये सब चीज़ें कब बनाई गई थी, जब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बात है दैट इज द 1950s। आज हम 2023 में हैं, ठीक है। तो 2023 में क्या चेंज होगा, हो सकता है जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी को अगर हटाया गया तो पावर किसको दी गई? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये पर्टिकुलर पावर दी हमारी पार्लियामेंट को कि हाँ जी अगर कोई फ्यूचर में चेंज होगा, कोई भी चीज़ होगी तो आप क्या करेंगे, ये पावर पार्लियामेंट के पास है बट नॉट विद द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। लेकिन यही चीज़ है किस किस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रेट्स, पावर टू, या कोई भी इन सब चीज़ों के रिलेटेड है तो चेंज कौन कर सकता है? हमारी पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज राइट टू प्रॉपर्टी, हमने पढ़ा रिपील हुआ, लेकिन किस में क्या रिपील हुआ? तो जो ओरिजिनल पिक्चर थी दैट वाज द 19 क्लॉज 1F में था, और आर्टिकल 31 ये थे हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को लेके। उसके बाद 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई 1978 में, उसने इस पर्टिकुलर चीज़ को इंक्लूड किया 300A में। आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है HCS का कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन से पार्ट में है, तो दैट इज द पार्ट
12 और आर्टिकल है 300A। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि करंट पिक्चर क्या है राइट टू प्रॉपर्टी को लेके। सो दैट्स ऑल विद द फंडामेंटल राइट चैप्टर। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव रिवाइज्ड ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बाकी जो डिटेल्स अभी तक आप लोगों को सब कंसेप्ट्स क्लियर होंगी। सो दैट इज जस्ट अ बेसिक रिविजन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। होप यू लाइक दिस लेक्चर। डाउनलोड कीजिए ऑटोआईएएस एकेडमी ऐप, वहाँ से आप इस पर्टिकुलर PDF को निकालिए। ठीक है, एंड डाउनलोड करने के बाद डू रिवाइज दिस, देन वी विल सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू सो मच।